हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और रिवीजन भी फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक से जिससे खुद से तो क्वेश्चंस आते ही हैं, बल्कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में इस चैप्टर में जो भी बातें आप सीखते हैं वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होती हैं। तो जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हमारा चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। तो आइए सीखते हैं कुछ मोल्स के बारे में। वैसे तो बच्चों को न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं, पर हम लोग रिवीजन में थोड़ा सा फास्ट करेंगे। आप सारी चीज़ों को देखें तो आपके न्यूमेरिकल्स काफ़ी आसानी से लगने लगेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला कंफ्यूजन तो बच्चों को स्टार्टिंग के टॉपिक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास वगैरह में रहता है। आइए समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने कोई एक एटम लिया और मान लीजिए वो एटम जो मैंने लिया वो एटम मैंने मान लीजिए ऑक्सीजन का लिया। मैंने ऑक्सीजन का एटम लिया। तो ऑक्सीजन के अब इस चैप्टर में कई तरीके के मास इस्तेमाल होते हैं। कभी कभी इस चैप्टर में लिखा होता है सिर्फ 16, कभी कभी सवालों में लिखा होता है 16 AMU और कभी कभी सवालों में लिखा होता है 16 ग्राम। मैंने कहा आपने एटम लिया ऑक्सीजन, तो कभी कभी ऑक्सीजन के लिए आपको 16 लिखा दिखेगा, कभी कभी 16 AMU और कभी कभी 16 ग्राम। तो आखिर ये तीनों हैं क्या? आइए जानते हैं। ये जो 16 है ये ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड एटॉमिक मास है। यानी अगर आपसे कोई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पूछे तो आपको बोलना है 16। क्या बोलना है? 16। और याद रखिए एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती, तो आपको एटॉमिक मास हम एक नंबर है, सिर्फ 16 बोलना है। अगर 16 AMU लिखा हो तो 16 AMU है मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास है वो कितना है? 16 AMU। 16 लिखा तो 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, पर ऑक्सीजन का अगर एक एटम का मास चाहिए तो क्या लगा देंगे? 16 के साथ AMU। और कभी कभी 16 ग्राम लिखा दिखेगा। ये जो 16 ग्राम है इसको हम बोलते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब किसी भी एटम के लिए तीन तरीके से मास को लिखा जा सकेगा। सिर्फ 16, ये ऑक्सीजन का क्या था? एटॉमिक मास। 16 AMU ऑक्सीजन के एक एटम का मास। 16 ग्राम ये क्या है? ऑक्सीजन के एक मोल एटम का मास। और एक मोल एटम का मास ही क्या कहलाता है? मोलर मास। मोलर मास मतलब एक मोल सब्सटेंस का मास कहलाता है किसी सब्सटेंस का मोलर मास। ये मोलर मास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर कुछ आपको समझाना चाहूंगा। मैंने कहा मोलर मास है ये, तो मोलर मास का मतलब हुआ कि मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस यानी जो एक मोल सब्सटेंस का मास है वो मास कहलाएगा मोलर मास। अब जरा आप ध्यान समझिए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये एक पेन है और इस पेन का मास 10 ग्राम है, तो मैं कहूँ बताओ ऐसे ही 5 पेनों का मास कितना होगा? तो आप करेंगे क्या? आप तुरंत बोलेंगे 50 ग्राम। सर कैसे बताया आपने? आपने कहा एक पेन का मास 10 है और हमको 5 पेनों का मास चाहिए, तो आपने क्या किया? 10 × 5 यानी कि 50। अच्छा, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि इस एक पेन का मास 10 ग्राम है और आपको एक मोल पेन का मास चाहिए, तो आप क्या करेंगे? एक पेन के मास में एक मोल यानी अवागाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आपको एक मोल पेन का मास नहीं आ जाएगा? तो क्या यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर लगाएंगे? जरा समझिए। जब हमको मोलर मास निकालना है तो मोलर मास निकालने के लिए करेंगे हम मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। देखिए एक ऑक्सीजन एटम का मास आपको पता है कितना? 16 AMU। अच्छा, अगर 10 एटम का मास चाहिए हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर मैंने बताया मोलर मास कितने मोल एटम्स का मास है? एक मोल एटम्स हो, तो क्या एक मोल से मल्टीप्लाई कर दें? यानी एक मोल आपने Na से कर दिया मल्टीप्लाई। अब जरा आप देखिए, ये लिखा हुआ है मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये हुआ 16 AMU, ये आप जानते हैं, और Na की जगह Na। जब बच्चों आप AMU की वैल्यू रखेंगे, वैसे आप सभी जानते होंगे कि 1 AMU की वैल्यू क्या होती है? 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम।
पहली वैल्यू। एक और वैल्यू आपको 1 mu की मैं याद रखने के लिए कहूँगा कि जो 1 mu है वो अवागाड्रो नंबर का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/Na ग्राम। ये दो वैल्यूज आपको 1 mu की याद रखनी चाहिए। तो ध्यान से रखिए, आपको 1 मोल एटम का मास निकालना था, तो मैंने कहा आपने 1 एटम का मास निकाल लिया और उसमें 1 मोल यानी Na से कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है 16। क्या 1 mu की जगह हम 1/Na रख सकते हैं? तो आपने रख दिया 1/Na और वो भी ग्राम में, और मल्टीप्लाई कर दिया आपने Na से। तो ध्यान से देखिए, ये कितना आ गया? 16 ग्राम्स। तो कैसे मोलर मास निकाला, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान देने वाली बात ये कि ऑक्सीजन के 3 मास आएंगे। कभी कभी 16 लिखा होगा, ये ऑक्सीजन का क्या है? एटॉमिक मास। 16 AMU ऑक्सीजन के 1 एटम का मास, और 16 ग्राम ऑक्सीजन के 1 मोल एटम्स का मास, यानी कि ऑक्सीजन का मोलर मास। बच्चों, ये बातें ऑक्सीजन के लिए नहीं, कोई भी एटम हो उसके लिए वैलिड है। जैसे मान लीजिए आपको नाइट्रोजन दिया हो, नाइट्रोजन के 3 मास आएंगे। एक होगा 14 क्या नाइट्रोजन का? एटॉमिक मास। और एक आएगा 14 AMU वाला मास, यानी कि 1 एटम का मास, यानी कि नाइट्रोजन के 1 एटम का मास। और एक आएगा 14 ग्राम, यानी कि नाइट्रोजन के 1 मोल एटम का मास, यानी नाइट्रोजन का क्या? मोलर मास। तो जो बातें बेटा एटम के लिए ट्रू हैं, वही बातें किसी मॉलिक्यूल के लिए भी वैलिड है। जैसे मान ली आपने मान लिया कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, वो H2O है। तो वाटर के लिए बच्चों फिर से हम 3 मासेस लिखेंगे। 2 + 16 ये जानते हैं आप, वाटर के लिए 18, तो हम 3 लिखते हैं मासेस। कभी कभी 18 लिखा होता है, कभी कभी लिखा होता है 18 AMU, और कभी कभी लिखा होता है 18 ग्राम। फिर से समझिए, ये जो 18 है ये वाटर का क्या है? मॉलिक्यूलर मास। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास को एक समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से समझिए इसको। ये 18 क्या है वाटर का? ये वाटर का है मॉलिक्यूलर मास। जैसे आपने किसी एटम के लिए जाना था कि एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती, वैसे ही किसी मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास की यूनिट नहीं होती। 18 AMU, याद करिए AMU वहाँ 1 एटम के मास के लिए इस्तेमाल होता था, तो यहाँ 1 मॉलिक्यूल का मास जब लिखना होगा तो साथ में AMU लगाएंगे। तो उसको क्या लिखेंगे? मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल। 18 ग्राम, फिर से जी हाँ आप समझ गए होंगे, इसको क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ H2O। मोलर मास का मतलब क्या हुआ? यानी वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा, यानी 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा, वो मास कहलाएगा 18 ग्राम्स। तो मुझे लगता है ये मास वाले सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास की कोई यूनिट नहीं। 1 एटम का मास या 1 मॉलिक्यूल का मास लिखना हो तो किस में लिखेंगे? AMU में। 1 मोल एटम्स का मास और 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास लिखना हो तो क्या किस में लिखेंगे? ग्राम्स में। मैग्नीट्यूड सभी का सेम रहता है। तो ये जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है मासेस वाला, मुझे लगता है ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब रही बात बच्चों, सीखते मोल्स निकालते कैसे हैं। मोल निकालने से पहले मोल्स का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। मोल्स को बच्चों हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। मोल्स को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। जो पहला तरीका मोल को समझने का है इन टर्म्स ऑफ मास, यानी मास के फॉर्म में। मोल्स को 3 तरीके से समझा सकता है। इसमें पहला तरीका है इन टर्म्स ऑफ मास। अभी अभी आपने जाना कि ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम आया था, तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 16 ग्राम अगर ऑक्सीजन का मास कहीं दिया है तो वो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास है। यानी किसी एटम के, अभी आपने जाना एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में कोई यूनिट नहीं होती, तो आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगा दें
तो उसका कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हो, मान लीजिए आपको लिखना हो 1 मोल NH3 का मास, इसका मॉलिक्यूलर मास देखिए 14 + 3 कितना 17, तो 17 क्या लिख दें, ग्राम NH3 इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ इट। आप समझ गए होंगे, यानी कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगा दें तो किसी सब्सटेंस के कितने मोल का मास बन जाता है, 1 मोल का मास बन जाता है। तो 1 मोल ऑक्सीजन में बोलता हूँ तो इसका मतलब है मैं बोलता हूँ कि 16 ग्राम ऑक्सीजन। मैं 1 मोल अमोनिया बोलता हूँ तो उसका मतलब है 17 ग्राम अमोनिया। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे कि 1 मोल NaCl कितना मास लिया जाए ताकि NaCl का 1 मोल हो जाए, तो सोडियम के लिए 23, Cl के लिए 35.5, तो कितना हो गया ये 58.5। और 1 मोल का मास हमेशा किस में लेते हैं हम, ग्राम में, तो 58.5 ग्राम NaCl 1 मोल के इक्विवेलेंट होगा। तो पहला बात आपने समझी इन टर्म्स ऑफ मास। दूसरी जो बात है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो बच्चों आप सभी जानते होंगे, ये तो बहुत आसान सी बात है कि 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो आपसे कहा जाए, और आप सभी जानते होंगे इस नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं या N0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस नंबर को बोलते हैं अवागाड्रोस नंबर। मान लीजिए आपके पास कहीं लिखा हो कि Na/2 नाइट्रोजन एटम्स, तो बताओ अगर Na नाइट्रोजन एटम्स होते हैं तो इसका मतलब 1 मोल नाइट्रोजन होता। Na/2 है, यानी कि कैसे लिख सकते हैं कि ½ मोल नाइट्रोजन आपके पास है। तो ये तो बहुत आसान। तीसरा मोल को जिस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं वो है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये वाला तरीका बेटा हम सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे से ये बात आप याद रखेंगे, फॉर गैसेस, और वो भी एक कंडीशन पर, STP की कंडीशन पर। अब रही बात यार STP क्या होता है, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब प्रेशर 1 atm हो और टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन हो, तो ऐसी कंडीशन को हम STP बोलते हैं। तो STP प्रेशर 1 atm हो और टेम्परेचर 273 केल्विन हो, ऐसी कंडीशन को हम STP बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर किसी 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम आता है, यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, ऐसी कंडीशन पर जो वॉल्यूम आता है वो आता है 22.4 लीटर्स। अगर आप इसको ml में कन्वर्ट करें तो इसको आप लिख सकते हैं कि 22,400 ml। इसी को आप cc में लिख सकते हैं 22,400 cc क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 मोल गैस का STP पर जो वॉल्यूम आता है वो कितना आता है, 22.4 लीटर या 22,400 ml। अभी आप देखिए आपने 1 मोल का मास निकाला था तो उसको क्या कहा था, मोलर मास। अब जब हम 1 मोल का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। और किससे प्रेजेंट करते हैं, Vm से प्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब मान लो आपके पास वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन, मान लो आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन हो और उसका STP पर, तो बताइए कितना वॉल्यूम होगा, उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली कितना होगा, 22.4 लीटर्स। आप ध्यान समझिए, मतलब अगर आप 1 मोल O2 लेते हैं, 1 मोल O2 के 3 मतलब हैं। O2 मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ O2 इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल, पहली बात। दूसरा इन टर्म्स ऑफ नंबर, 1 मोल O2 का मतलब आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स O2 के, Na मॉलिक्यूल्स, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और तीसरा वॉल्यूम के टर्म्स में जो मतलब है कि 1 मोल इक्वल्स टू 1 मोल O2 लिया है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22,400 ml या 22.4 लीटर्स।
बच्चों आपने मोल को तीन तरीके से समझ लिया, मास के टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में, और मोल को वॉल्यूम के टर्म्स में प्रेजेंट किया सकता। अब मोल्स निकालने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको फटाफट समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये रहा मेरा नंबर ऑफ मोल्स और उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया n से। नंबर ऑफ मोल्स को बच्चों मास से भी निकाला जा सकता है, मास से भी निकाला जा सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल से भी निकाला जा सकता है, और नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम ऑफ गैस से भी निकाला जा सकता है। आपको या तो किसी सवाल में मास दिया हो, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हो, तो आप मोल्स निकाल सकते हैं, या वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हो। इन तीनों तरीकों में से अब पहले तो एक बात समझ लीजिए, अगर आपको चाहे मास से मोल्स निकालना हो, चाहे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालना हो, चाहे आपको वॉल्यूम से मोल निकालना हो, आपको तीनों ही केसेस में करना पड़ेगा डिवाइड। किससे डिवाइड करते हैं जरा समझिए। वैसे ये बेसिक तीन फॉर्मूले हैं मोल्स के जो आप सभी जानते होंगे, पर मैं चाहता हूं कि इस चार्ट के थ्रू बहुत आसानी से आप फॉर्मूले अपने दिमाग में बिठा लें। तो अगर कहीं आपको किसी सब्सटेंस का मास मालूम हो और मोल चाहिए हो, तो मास से मोल्स में जाने के लिए, यानी मास से मोल्स तक पहुंचने के लिए हम डिवाइड करते हैं उस सब्सटेंस के मोलर मास से। अब दूसरी बात सुनिए, अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम मालूम हो और आपको मोल्स निकालने हो, तो वॉल्यूम से मोल्स तक जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं 22.4 लीटर से। 22.4 लीटर, जी हाँ, एक मोल गैस का वॉल्यूम, यानी कि मोलर वॉल्यूम। और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से, अगर आपको कहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स में जाना हो, तो हम डिवाइड करते हैं अवागाड्रो नंबर से। तो समझिए, चाहे आपको मास से मोल्स में जाना हो, चाहे किसी चीज़ का नंबर दिया हो मोल्स में जाना हो, चाहे गैस का वॉल्यूम दिया हो मोल्स में जाना हो, आपको क्या करना पड़ता है? डिवाइड। मास से मोल्स में जाने के लिए मोलर मास से डिवाइड, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल में अवागाड्रो नंबर से डिवाइड, और वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल्स में जाने के लिए 22.4 से डिवाइड। तो देखिए, जब मास से मोल्स में जाना था तो किया हमने मोलर मास से डिवाइड। तो जब कभी मोल्स दिया होगा और हमको मास में जाना होगा, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। किससे? मोलर मास से। ऐसे ही कभी मोल्स दिया होगा और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आना होगा, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? अवागाड्रो नंबर से। और इसी तरीके से कभी मोल्स दिए होंगे और गैस का वॉल्यूम चाहिए होगा, तो हम तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 22.4 लीटर से। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो मोल निकालने के लिए तीन बेसिक डाटा, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वॉल्यूम दिया होगा, और इन तीनों में से मोल्स निकालना है तो करना पड़ेगा डिवाइड। मास से मोल्स के लिए मोलर मास से डिवाइड, वॉल्यूम से मोल्स के लिए 22.4 से डिवाइड, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मोल्स के लिए अवागाड्रो नंबर से डिवाइड। तो मुझे लगता है ये तीन आपको बेसिक फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। आपने अगर याद भी किए होंगे तो बेसिक फॉर्मूले तीन याद किए होंगे। नंबर ऑफ मोल, पहला वाला फॉर्मूला, इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इस फॉर्म में याद किया होगा आपने। दूसरा फॉर्मूला, मैं इसलिए आपको चार्ट वे से याद करने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको बार बार फॉर्मूले लिखने ना पड़े, और जैसे ही वॉल्यूम आए, आपको मोल चाहिए हो, आपको तुरंत बताओ कि 22.4 से डिवाइड करना है। किसी का मास दिया हो, आपको मोल्स निकालने हो, आपको पता हो कि इसके मोलर मास से डिवाइड कर दें तो मोल्स आ जाएँ, तो आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाए। बात बिल्कुल सेम है वही। दूसरा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवागाड्रो नंबर। और तीसरा और लास्ट फॉर्मूला जो आपने गैसेस के लिए पढ़ा होगा, और एक बात और, ये फॉर्मूला कब लगता है? एसटीपी की कंडीशन पर लगता है। क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय कितना? 22.4 लीटर। तो ये तीन फॉर्मूले तो आपने बेसिक पढ़े होंगे मोल्स के। फटाफट मैं कहूँगा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ये तीन बेसिक फॉर्मूले तो आप जानते ही जानते हैं। चौथा फॉर्मूला,
अब एक बात समझिए, जैसे ही आपको सवालों में वॉल्यूम दिया होता है और आपको मोल्स निकालना होता है तो आपको तुरंत फॉर्मूला याद आता है कि भाई वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर दो। आप सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट देखना भूल जाते हैं। कभी कभी सवालों में आपको लिक्विड का वॉल्यूम दिया होता है, इफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज गिवन, इफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज गिवन। मैंने बताया तीसरा वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम से मोल्स आप तभी निकाल सकते हैं जब सब्सटेंस कौन सी स्टेट में हो, गैसेस स्टेट में। आपको दिया हुआ है कि सब्सटेंस लिक्विड में हो और उसका वॉल्यूम दिया है। ऐसे सवालों में बच्चों उस लिक्विड की डेंसिटी निश्चित ही निश्चित दी रहेगी आपको। तो समझिए जरा, आप डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू लिख सकते हैं मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये दुनिया जानती है। यहां से अगर बच्चों मास निकाले लिक्विड का तो बताइए, ऐसे सवालों में जब डेंसिटी लिक्विड की दी होगी तो वॉल्यूम भी दिया होगा, दोनों साथ में दिए होंगे। मतलब अगर वॉल्यूम दिया है लिक्विड का तो साथ में डेंसिटी भी दी होगी निश्चित लिक्विड की। तो बताइए मास ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? मास ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ऐसे सवालों में बच्चों पहले हम मास निकालेंगे और उसके बाद मोल निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ लिक्विड। तो बताइए मास की जगह क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो मैं कहूँगा इस फॉर्मूले को आप याद तो ना करें, पर एक बात दिमाग में बिठा लें कि अगर मोल के सवाल में वॉल्यूम दिया हुआ है तो ये ज़रूर देखें कि वो वॉल्यूम गैस का दिया है या लिक्विड का दिया है। गैस का वॉल्यूम दिया है तो V डिवाइडेड बाई 22.4 एप्लीकेबल है, पर अगर लिक्विड का वॉल्यूम दिया है तो उस लिक्विड की वॉल्यूम और डेंसिटी की मदद से पहले क्या निकालेंगे? लिक्विड का मास, और फिर फॉर्मूला लगाएंगे मास डिवाइडेड बाय कितना? मोलर मास। इस सवाल में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, इसलिए केस मैंने आपको जरूर बताया। तो 4 केस फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा एक और 5वां फॉर्मूला है मोल निकालने का, जो आप कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं तो इस्तेमाल होता है। आपने पढ़ा होगा मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखा जा सकता है? यहाँ से अगर हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिखें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। याद रखेंगे, यानी आपको किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी मालूम हो और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम हो लीटर में, तो मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या देगा आपको? मोल्स। और किसके मोल्स देगा? उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स देगा। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात, कभी कभी बच्चों सवाल में वॉल्यूम दिया होता है ml में, तो मोलैरिटी के साथ आपने वॉल्यूम लिया और लीटर में लिया तो आपको मिलेगा मोल सॉल्यूट का। पर अगर आपने वॉल्यूम ml में लिया तो जो आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं मिली मोल्स। क्या बोलते हैं उसको? मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों ये 5 तरीके हैं इस चैप्टर में जो इस्तेमाल होते हैं मोल्स निकालने के। मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई अवोगाड्रो नंबर, गैस का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, चौथा लिक्विड वाला केस जिसमें वॉल्यूम दिया है तो डेंसिटी भी दी होगी और आप पहले क्या निकालेंगे? उससे मास, और 5वां केस मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। आइए कुछ 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा फेमस सवाल है और मुझे लगता है नीट में भी आया हुआ सवाल है, नीट एम्स IIT हर जगह आया हुआ सवाल है। आइए देखते हैं वो क्या सवाल है। मान लीजिए आपके पास सवाल ऐसे आ गया, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेट 1 kg। या आप इस सवाल का मतलब समझें तो ऐसे कह सकते हैं कि 1 kg में कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये देखिए, ये 1 kg, आपको मास दिया हुआ और आपको क्या निकालना है? मोल्स। आइए आप फॉर्मूले पर,
तो मोल इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। 1 kg में कितने मोल होते हैं इलेक्ट्रॉन के? मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको निकालना ही है, ये तो अननोन है। अच्छा, मास कितना दिया है? 1 kg। याद रखिए इस फॉर्मूले में मास हमेशा ग्राम्स में रखते हैं। तो 1 kg इक्वल्स टू कितना हो गया? अराउंड 1000 ग्राम। तो मास की जगह आपने रख दिया 1000 ग्राम। अब यहां पर लिखा हुआ है मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझिए बच्चों, जो एक इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन का इतना है तो 2 इलेक्ट्रॉन का चाहिए, तो क्या करेंगे? इसका 2 गुना। और हमको कितने का चाहिए? 1 मोल का, यानी मोलर मास। तो क्या 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दें? 1 इलेक्ट्रॉन के मास में 1 मोल का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, मोलर मास वाला कंसेप्ट। तो मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर 31 इंटू 1 मोल का मल्टीप्लिकेशन 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। तो अब मुझे लगता है आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 10 टू पावर -8 और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर +8 हो जाएगा। 10 की पावर ये हुआ -31 और -23, ये हुआ 10 की पावर -8। तो ऊपर जाकर हो जाएगा ये कितना? ये रहा 1000 और ये हो जाएगा अराउंड 54.67 इंटू 10 टू पावर -8 kg, 8 मोल्स। ये ऊपर जाएगा तो अराउंड हो जाएगा 10 टू पावर +8 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेंगे इसको बात। तो कुल मिलाकर बात ये थी, सवाल में पूछा गया था कि 1 kg में कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपने मास की जगह 1000 ग्राम रखा, इलेक्ट्रॉन का मोलर मास रखा, और 1 kg में कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब आप ये आसानी से निकाल लेंगे। सॉरी, मोलर मास भी बच्चों हम ग्राम्स में ही निकालते हैं। तो जब मोलर मास ग्राम्स में निकालते हैं तो हमने केजी में ले लिया ना। तो अगर ग्राम में देखें तो ये होगा 10 टू पावर -28 ग्राम। केजी में होता है, मोलर मास हमेशा ग्राम में निकालते हैं। तो अगर इसको ले लें 10 टू पावर -28, तो 10 टू पावर -28 और 23, ये हो गया 10 टू पावर -5, है ना। तो ये हो गया 1000 अपॉन 54.7 इंटू 10 टू पावर -5। तो -5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर 5। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 10 टू पावर 8 अपॉन 54.7। याद रखिएगा मोलर मास हमेशा ग्राम्स में रखते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास ग्राम में इतना, तो 1 मोल का कितना? 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए आइए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके पास आ जाए सवाल, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो 1 मोल ऑफ वाटर। आपको मोल दिया है और वॉल्यूम निकालना है। ज़्यादातर बच्चे आप सब जब इस सवाल को देखेंगे तो आप कहेंगे कि वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला लगा दें, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय 22.4। मोल 1 दिया है तो वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा 22.4 लीटर, है ना। पर आपने बिल्कुल गलत किया है। क्यों? मैंने कहा था ये तीसरा वाला फॉर्मूला मोल का तभी वैलिड है जब सब्सटेंस कौन सी फिजिकल स्टेट में हो? गैसेस स्टेट में। और वाटर लिखा हो तो ध्यान रखिए वाटर मतलब कौन सी स्टेट? लिक्विड स्टेट। हाँ, इस सवाल में वाटर वेपर लिखा होता, मतलब वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन फॉर्म ऑफ गैस, तो ये फॉर्मूला वैलिड था और ये कैलकुलेशन आपकी सही थी। पर यहाँ वाटर लिखा है, इसका मतलब वाटर तो लिक्विड स्टेट में होता है। तो मैंने कहा ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको याद दिलाया था कि पहले मास निकालते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो मोल 1 दिया है इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो वाटर का मोलर मास 18। तो बताओ 1 मोल वाटर का मास कितना आ गया? 1 मोल वाटर का मास आ गया
ये हो गया 18 ग्राम आ गया, 18 ग्राम आ गया। अब आप सभी जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि 1 ग्राम पर ml होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर आपने यहां से निकाल लिया है 18 ग्राम, तो ये 18 ग्राम, यहां से आप वॉल्यूम निकालेंगे वाटर का, तो जब वाटर का वॉल्यूम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 18 ml। और वैसे भी समझिए, जब वाटर की डेंसिटी को 1 होना है, यानी मास अपॉन वॉल्यूम के रेशियो को 1 होना है, तो जितना मास होगा क्या उतना ही वॉल्यूम नहीं होगा। मतलब मैं कहूँ 72 ग्राम वाटर का अगर आप वॉल्यूम निकालिए तो 72 ग्राम मास है तो 72 ml ही वॉल्यूम होगा, तभी तो डेंसिटी 1 आएगी। तो ये थे बच्चों मोल्स के कुछ बेसिक बातें, जिससे हम लोगों ने एटॉमिक मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास और मोल निकालने के सारे तरीके डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।